नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी प्रीवियस ईयर मैथ्स सेट नंबर 3 देखते हैं। तो बिना टाइम गवाए हुए सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। एन एग सेलर बायस 8 दर्जन एग्स, यानी कि 8 दर्जन क्या कर रहा है, एग को खरीद रहा है। तो हम लोग सबसे पहले 8 दर्जन इक्वल टू टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 8 दर्जन जो है, तो 8 डजन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा आपको, तो ये 96 के इक्वल होगा। क्यों, 12 8 जा 96 होता है। तो 96 टोटल वो क्या कर रहा है, एक खरीद रहा है। रेट क्या है, 1 रुपया में 4 पीस खरीद रहा है। ठीक है, 1 रुपया में 4 पीस खरीद रहा है। इसका मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस इसका यहाँ से बनेगा, तो क्या करेंगे, 4 के रेट से खरीद रहा है वो, तो 96 डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 24 रुपीज़ क्या आ रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस आ रहा है। ठीक है, यानी कि वो 96 एक को 24 रुपीज़ में खरीद रहा है। लेकिन वो चाह रहा है, वो ओवरऑल बिजनेस में उसको क्या है, 5% का क्या है, प्रॉफिट भी हो जाए। और वो जब वो ला रहा था, ठीक है, 1 दर्जन अंडे ले जाने में टूट जाता है, लाने के दौरान 1 दर्जन अंडा टूट जाता है। इसका मतलब उसके पास कितना रिमेनिंग एक बचा, तो 7 दर्जन बचा हुआ है। यानी कि पीस में अगर बात करते हैं 7 × 12 यानी कि 84 पीस अभी उसके पास क्या है, एक बचा हुआ है। और उसको उसी में वो चाहेगा जो कि हम कहीं ना कहीं क्या करें, 5% का प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट तो वो कॉस्ट प्राइस में लेना चाहेगा। तो ऐसे केस में उसका सेलिंग प्राइस जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 24 रुपीज़ में खरीद रहा है, 5% का वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है, तो 105% में बचेगा वो 5% का प्रॉफिट लेके। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व कर देते हैं तो ये मेरा यहाँ से आंसर जो आएगा 24 5 जा 120 होता है। तो ये यहाँ से 20, ठीक है, 24 1 जा 24 और 1, तो ये आपको आ जाएगा यहाँ से 24 1, यानी 1 यहाँ से बच जा रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 2520 डिवाइडेड बाय 100, जो कि आप कैलकुलेट करके लाओगे तो इसको आंसर जो बनेगा 2520 रुपीज़, यानी कि इसका इतना सेलिंग प्राइस है। ओके, तो कितना पीस के ये बेचेगा, एक 84 पीस एक बेच रहा है। और कितना में बेचना चाहे, वो लेना चाहेगा 25 रुपीज़ 20 पैसा लेना चाहेगा। तो एक का कॉस्ट प्राइस जो है हम लोग ने देखे थे, वहाँ से 1 रुपीज़ में 4 पीस खरीद रहा था। लेकिन बेचते समय क्या करेगा, वो क्या के रेट से बेचेगा। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, 1 पीस एक का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। तो ऐसे केस में जो टोटल्स, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पीस है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जो टोटल सेलिंग प्राइस है, क्योंकि वो 5% का प्रॉफिट लेके 25 रुपीज़ 20 पैसे में बेच रहा है। तो हमको 1 एग का क्या करना है, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो ऐसे केस में उसको 84 से डिवाइड कर देंगे। और 84 से डिवाइड करने के बाद ये फाइनल जो आंसर, यहाँ पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम लोग 100 का भी यूज़ करेंगे। ये 0 0 तो कैंसिल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और जब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे फाइनली, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना, 1 पीस का निकाला, 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ 20 पैसे है। ठीक है, और ये 84 पीस का प्राइस दिया हुआ था, तो हमको 1 पीस का प्राइस निकालना था सेलिंग प्राइस में। तो 84 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 84 को से डिवाइड करने के बाद जो फाइनली मेरा बच जाएगा, ये 3 टाइम्स में पूरा डिविजिबल है। 84 3 जा 200 नहीं, ये देखिए आपको जो बना हुआ है वो बचा हुआ है, फ्रेश करके हम लिखते हैं। तो ये बचा हुआ है क्या, कुछ इस तरह से मेरा आंसर यहाँ पे बचा हुआ है, और 10 यहाँ पे बचा हुआ भी है। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ मेरा आंसर जो है वो 21 के टेबल में पूरा डिविजिबल है। तो 21 4 जा 84 होता है, 21 1 जा 21 एंड 22 2 जा 42, यानी कि आपको यहाँ से आंसर बच जा रहा है। और ये 4 का टेबल में क्या हो रहा है, मेरा यहाँ से 3 टाइम्स में डिविजिबल है। लेकिन ये जो 3/10 आया हुआ है वो मेरा रुपीस में है। हम चाहेंगे इसको पैसे में चेंज हो जाए, तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 3/10 बच रहा है, वो क्या चीज़ में बच रहा है, रुपीस में बच रहा है ना। तो हम ये 0 0 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये 3 × 10 यानी कि 30 पैसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ओके, हम लोग ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं। 2/3 ऑफ क्या है, 225 इज हाउ मच मोर देन 3/4 ऑफ 180। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 2/3 ऑफ 225। तो 225 का 2/3 निकालेंगे, तो 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है 225। तो इसको निकालेंगे तो ये तो मेरा क्या होगा, 75 टाइम्स में डिविजिबल है। ठीक है, तो यानी कि ये 150 आ गया। ओके, और 180 का हमको क्या निकालना है,
180 का निकालना है, 2/4 निकालना है, 3/4 है, तो 3/4 यानी कि 3/4 होगा। और ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये 4 टाइम्स में क्या हो रहा है, 45 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। 45 3 जा क्या हो जाएगा, 135 होगा। तो कितना का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो 150 और 15 का डिफरेंस क्या है, 15 का डिफरेंस है। दैट मीन्स 15 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये तो इनवर्स वेरिएशन है, तो ये तो डायरेक्ट M1 D1 से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो M1 D1 के लगा करके हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। M1 D1 इक्वल टू क्या होता है, M2 D2। वर्क तो दोनों केस में इक्वल है, तो ऐसे केस में हमको क्या है, M1 D1 दिया हुआ था। तो यहाँ पे 20 इंटू क्या है, मेरे पास 10 दिया हुआ है। हम D2 निकालना चाह रहे थे, 25% हो जा रहा है। तो यहाँ पे M2 क्या है, 25 है, D2 अता पता नहीं है। तो आसानी से इसको सॉल्व करेंगे तो D2 का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 200/25, यानी कि 8 टाइम्स में डिविजिबल है। यानी कि हाउ मेनी पर्सन्स, नहीं कितना आवर लग जाएगा, 25% काम करेगा, तो 8 आवर उसको काम करने में कंप्लीट, 8 आवर नहीं 8 डेज लग जाएगा। डेज में दिया हुआ था, हम लोग डेज में लेके चलेंगे। तो M1 D1 इक्वल टू क्या होता है, M2 D2 होता है। जो फॉर्मूला है हम लोग यूज कर लिए, तो डायरेक्ट D2 का वैल्यू क्या हुआ, 8 डेज आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, मोहित अपने स्कूल से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो 20 मिनट में पहुंचता है। तो उसका स्पीड पूछा जा रहा है, जो कि स्पीड यहाँ पर सबसे बड़ा बात ध्यान देने वाली, मीटर पर मिनट में ही, हमको कुछ चेंज नहीं करना है। तो डायरेक्ट स्पीड इक्वल टू हम लोग के पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका 800 है और टाइम 20 दिया हुआ है। ये मेरा क्या होगा, यहाँ से डिविजिबल है 2 टाइम्स में, यानी कि 40 आ जा रहा है। 40 ये मेरा क्या होगा, मीटर, और साथ में क्या होगा, पर मिनट आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रेन जो है अपने जो निर्धारित जो चाल है उसका क्या है, 6/13 पार्ट से चलेगा, तो वो किसी स्थान पर 26 घंटा में पहुंचता है। लेकिन यही रेलगाड़ी अगर क्या है, स्वयं की चाल से चले, तो वो कितने समय की बचत करेगी। तो इसको निकालने के लिए उसका हम चाल को मान लेते हैं, जो स्पीड है रेलगाड़ी की, उसको क्या सपोज कर लेते हैं, लेट जो चाल है उसको हम सपोज कर लेते हैं रेलगाड़ी की, वो क्या ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर ले लिए। ठीक है, तो अगर ये क्या करेगा, 6/13 चाल से चलेगा, तो क्या है वो 26 आवर में पहुंच जाती है। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम। तो स्पीड तो क्या लेना होगा उसका, 6x अपॉन क्या करना होगा, हमको 13 लेना होगा स्पीड। ठीक है, क्योंकि 6/13 पार्ट स्पीड हो जाता है, और टाइम कितना ले रहा था, 26 आवर ले रहा था। तो इस दौरान इसको हम निकालते हैं, तो 13 यानी कि 12x मेरा डिस्टेंस आ जाता है। और यही डिस्टेंस को क्या बोला जा रहा है, अगर वो सामान्य चाल से चले तो कितना टाइम लेगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर निकालना चाहते हैं तो कितना टाइम लेगा, यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी, बचत कितना करेगा ये निकालना है। तो मेरे पास क्या है, टाइम अगर निकालना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या है, टाइम है नहीं मालूम है, बट डिस्टेंस तो हम लोगों के पास निकल चुका है, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड मेरे पास क्या रिलेशन है, और यहाँ पे हम लोगों का जो है डिस्टेंस दिख रहा है, वो क्या डिस्टेंस दिख रहा है, 12x दिख रहा है। और स्पीड अपना नॉर्मल स्पीड से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो यहाँ पे x यूज कर लेते हैं। x मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच जाता है, 12 आवर का मात्र क्या हो रहा था, वो टाइम ले रहा था। तो हमको डिफरेंस चाहिए, तो पहले 26 आवर ले रहा था, लेकिन अब ये अपना नॉर्मल चाल से चलता है, मात्र 12 आवर लेता है। तो डिफरेंस क्या हो गया, 26 और 12 का। तो 26 और 12 का जो डिफरेंस मेरा मिल रहा है, वो 26 और 12, तो क्या होगा, 14 आवर का डिफरेंस मिल रहा है। यानी कि वो ओरिजिनल चाल से चलता है, 14 आवर का उसको बचत हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 2 पासे के एक साथ फेंकने पर योगफल 7 आने की संभावना क्या है। तो देखिए, 2 पासा को हम लोग एक साथ फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा टोटल आउटकम्स जो होगा, है ना, टोटल जो आउटकम्स होगा वो तो 36 होना ही है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स जो है वो 36 के इक्वल आ गया। ओके, बट हम लोग को क्या चाहिए, दोनों डाइस को मिला करके जो नंबर आया वो 7 चाहिए। क्या केस, कौन कौन केस बनेगा, एक तो 1/6 बनेगा, दूसरा क्या होगा 6/1 बनेगा। ठीक है, तीसरा केस क्या बनेगा, 2/5 बनेगा। ठीक है,
फिर क्या बनेगा, 5 2 का केस बनेगा, और एक और केस बन सकता है 3 4 बनेगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है 7 आना चाहिए, और एक इधर क्या होगा 4 3 का केस बनेगा। तो टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 हुआ। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 है। 7 यानी कि सम के रूप में आना चाहिए। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास क्या है 6 दिख रहा है, और टोटल आउटकम्स क्या है 36। तो ये कट के क्या बचेगा 1/6। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जैसे सी ये आंसर गलत दिया हुआ है, बट क्या है 1/6 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल दिया हुआ है, यानी लेस देन 90 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, ट्रेगो का दिया हुआ है। आप लोगों को हम बोले हुए हैं ट्रेगो का स्पेशल सेशन भी करवाएंगे। तो ये क्या है 6 अपॉन क्या है 8 है। तो ये कैंसिल होके क्या हो रहा है, यहाँ से cos स्क्वायर जो थीटा है, तो ये मेरा मिल जा रहा है क्या 3/4 मिल रहा है। ठीक है, यानी कि cos थीटा का जो वैल्यू स्क्वायर सो रूट दोनों साइड लेंगे तो ये क्या दे देगा √3/2। और आपको ये बात पता है भली भांति, जो कि cos कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, तो cos कैंसिल हो गया, बट काटना नहीं है। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो थीटा के इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल, यस। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए आप लोगों को ट्रिगोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, कम से कम नॉर्मल टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर cos 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है √3/2 के इक्वल आ जाता है। cos 30 इक्वल टू √3/2। ओके, बट sin 30 का वैल्यू 1/2 के इक्वल हो जाता है। दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है एग्जामिनेशन में। तो cos 30 का वैल्यू 1/2 नहीं होगा, 1√3/2, लेकिन sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है। तो हम यहाँ पे cos 30 का वैल्यू यूज किया है √3/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ऑप्शन चारों दिख रहा है। एक पेड़ आंधी आने के कारण टूट जाता है और भूतल को 45 डिग्री पर क्या करता है, टच करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका फिगर को भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि फिगर आपको क्या करेगा, बिना फिगर का ये हाई डिस्टेंस है, इसको समझाना भी मुश्किल है और आपको भी समझने में दिक्कत है। ऐसे करके एक क्या है पेड़ है। ठीक है, इसका हम पेड़ का भी क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ए से टूट गया है और वो जमीन को क्या कर रहा है, सी पर टच कर रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल दिया है वो कितना डिग्री से टच कर रहा है, 45 डिग्री से टच कर रहा है। इसमें हमको क्या दे दिया गया है, ये 50 मीटर के डिस्टेंस पर क्या है वो बेस है उसका। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग 45 का यूज करेंगे। तो इसका हाइट ऑफ ट्री निकालना है, यानी कि ए बी और ए सी हमको क्या फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है, फाइंड हाइट ऑफ ट्री, यानी कि टूटने से पहले उसका हाइट कितना होगा। तो ए बी प्लस क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी ना होगा हाइट ऑफ ट्री। तो टूटा हुआ पार्ट ही तो हमको क्या कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 10 का यूज कर लेते हैं, 10 45 का यूज करते हैं। 10 किसका रेशियो होता है, P/B का रेशियो होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ बाय बेस होता है। ये अगर एंगल लेके मेजरमेंट करेंगे तो सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ कहलाएगा। ठीक है, और बाकी भाई ये तो हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो इसमें तो हम लोग को छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये मेरा क्या बचा, बेस बचा। तो ऐसे केस में हम लोग 1045 का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ आता पता नहीं है, तो इसको हम लोग ए बी सपोज कर लेते हैं। और बेस जो है वो क्या है 50 दे दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से जो ए बी का वैल्यू आ जा रहा है वो क्या आ जा रहा है, 50 के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, 50 मीटर। अब आपके पास क्या है, आपके पास क्या आज़ादी है, आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लगा करके, जैसे sin 30 या cos 45 का यूज़ करके हम बना सकते हैं। sin 45 या cos 45 करके भी h का वैल्यू निकाला जा सकता है, बट हम पाइथागोरस ही लगा देते हैं। तो h का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, p² प्लस b² होता है, p² प्लस b² होता है, यानी कि p और b दोनों मालूम ही है। तो ये 50 है, ये 50 है, तो दोनों को क्या करेंगे, अगर हम पुट कर देते हैं तो 50 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 50 का स्क्वायर, ये दोनों को क्या करेंगे अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाता है रूट अंडर क्या है 2 × 50 का स्क्वायर। 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 50 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट से बाहर जाएगा क्या होगा 50√2 आ जाएगा। ठीक है, तो 50√2 ये अभी AC का वैल्यू आया है, तो हमको दोनों का सम न बताना है AB प्लस AC। तो ऐसे केस में हम AB और AC को दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से AB प्लस AC जो आता, AB प्लस AC 50 है, AB का वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं, और AC का वैल्यू क्या निकालें 50√2 निकालें। हम यहाँ से 50 को कॉमन कर लेते हैं, ताकि यहाँ से 1 + √2 दिख जाए, ये √2 + 1 या √2 1 + √2 बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट मैच कर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, चारों ऑप्शन देखा जाए। ठीक है,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और उसी के हेल्प से हमको उसका करना है, साइड की लंबाई निकालना है और उस पर डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ की लंबाई निकालनी है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एक क्या करते हैं, शॉर्ट फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज यू हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है, जिसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार क्या है, तीनों इक्वल होता है। इसमें ये परपेंडिकुलर लेंथ ले लेते हैं, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और इसका नेमिंग हम D6 कर देते हैं, ठीक है। अब एरिया दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको दे दिया 49√3 दे दिया गया है। हम यहाँ से √3 को कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से जब a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 49 और ये क्या होगा 4 के इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट में। तो a का जो वैल्यू आएगा वो 7 × 2 यानी कि 14 के इक्वल आ गया, ओके। तो साइड ऑफ लेंथ कौन हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ओके। ये तो बात कंफर्म हो गया, साइड ऑफ लेंथ 14 आएगा। बट यहाँ 14 है, हम आगे नहीं भी बनाएंगे तो क्या करते हैं हम लोग टच कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ले ऐसा केस है जहाँ पर क्या है साइड का लेंथ 14 दिया हुआ है। तो ये तो बिना हम इसका परपेंडिकुलर लेंथ निकाले भी हम ऑप्शन नंबर A को जज कर सकते हैं। बट क्या करते हैं इसका परपेंडिकुलर लेंथ निकाल भी लेते हैं। तो देखिए ये क्या है 14 टोटल आया, तो ये वाला पार्ट 7 होगा, ये वाला पार्ट 7 होगा और ये आपका कितना होगा 14 होगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग AD बता सकते हैं। तो AD का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से रूट अंडर है तो ये 14 का स्क्वायर जाएगा और ये क्या होगा 7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट होके आपको क्या हो जाएगा 7√3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो ये ऑप्शन नंबर को फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ से दिया हुआ है क्या है, क्वेश्चन आप रीड करिए सबसे पहले और चारों ऑप्शन भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है टंकी पानी से लबालब भरा हुआ है, उसका घनाभाकार आकृति का है, उसका लेंथ ब्रेथ और क्या है हाइट दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो टंकी में जो वाटर है उसका वैल्यू वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, ये लिख देते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो टैंक में वाटर मौजूद है उसका वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेते हैं जो पहले से टैंक में मौजूद था। तो ये जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ये मीटर में दिया हुआ है, तो हम सेंटीमीटर में आंसर मांगा जा रहा है, पूरे को सेंटीमीटर में। 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर मतलब 150 सेंटीमीटर एंड क्या है 80 सेंटीमीटर। तो इसका हम जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये आ जाता है 4850 बच जाएगा, ठीक है इस पर। और इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये वाटर टैंक का क्या है कैपेसिटी है, इतना वाटर इसमें मौजूद है। बट कितना वाटर क्या रेट से निकल रहा है 120 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से वाटर निकल रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं ये 120 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड के रेट से निकल रहा है। तो ये सेकेंड को हम क्या सेकेंड में इसको ले आते हैं मिनट को, तो यहाँ से जो वाटर बाहर निकलेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 120 को क्या करते हैं जो टोटल टाइम है 360 सेकेंड उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 360 सेकेंड कहाँ से आया 6 मिनट, 6 × 60 कर दिए तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4320 है ना 43,200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो रिमेनिंग जो वाटर यहाँ से बचेगा रिमेनिंग वाटर, तो रिमेनिंग वाटर जो होगा ठीक है तो वो क्या हो जाएगा ये 48 पर 50 है, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या करना है 43,200 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मेरा कुछ डेटा बचेगा कुछ इस तरह का डेटा बचता है। यहाँ से क्या है 800 तो होगा ही पहला बात, ठीक है। और उसके बाद क्या है ये मेरा यहाँ से 9 में से 3 जाएगा तो ये यहाँ से 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा यहाँ से 5 हो जाएगा और ये 47 हो जाएगा। इतना वाटर अभी क्या है बचा हुआ है टैंक में। तो बोलता है वाटर अभी जो वाटर में जो है मौजूद टैंक में उसका हाइट क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो टंकी का जो लेंथ और ब्रेथ है उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वाटर का लेवल नीचे गिरेगा। तो वाटर का लेवल नीचे गिरेगा तो कितना नीचे अभी वाटर अभी कितना हाइट तक अभी मौजूद है। तो उसको निकालने के लिए उसका जो टैंक का जो ओरिजिनल क्या लेंथ और ब्रेथ है उससे डिवाइड कर देते हैं। लेंथ क्या था 400 मीटर था सेंटीमीटर था और ब्रेथ क्या था 150 सेंटीमीटर था। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 79.28 के इक्वल आ जाएगा। एक्चुअली जो लास्ट में आ जाएगा इसको कैलकुलेशन करके हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरा आंसर कुछ इस तरह से बचता है 34, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 29.28, ठीक है।
मीटर के इक्वल आएगा, या तो सेंटीमीटर में अगर है तो सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में हम लोग पूरे डेटा को चेंज किए थे, 29.28 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर जाएगा, फर्स्ट मैच कर जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो रिमेनिंग वाटर है ठीक है, उसका जो टैंक का ओरिजिनल जो लेंथ और ब्रेथ है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है 79.28 मीटर के इक्वल आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार कोण से 12 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहला काम है इसमें समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, समबाहु मतलब समद्विबाहु, यानी कि जिसका दो साइड इक्वल हो। जब दो साइड इक्वल होगा तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सपोज एबीसी इज एन इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर क्या है AB इक्वल टू AC। तो ये जो एंगल का मेजर सपोज करते हैं x सपोज कर लेते हैं, तो ये एंगल का मेजर क्या होगा, यहाँ से x + 12 हो जाएगा। प्रत्येक आधार कोण से 12 डिग्री अधिक है, तो दोनों आधार कोण तो दोनों इक्वल होना ही है, तो तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से x + 12 + x इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन में यही डिमांड किया गया था, आधार कोण यानी कि जो बेस एंगल है दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि AB इक्वल टू AC है। तो ये मेरा यहाँ से 3x आ जाएगा और ये 12 जाके उधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 178 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नहीं 168 के इक्वल आ जाएगा ना, तो 168 के इक्वल आएगा। तो हमको x का जब वैल्यू निकालना है तो यहाँ से 168 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरा क्या आएगा 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18, यानी कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 56 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पे क्या किया जाता है, शीर्ष कोण मांगा जाता है तो हम लोग 12 को ऐड करके बताते हैं, बट यहाँ पर हमको स्मॉलेस्ट एंगल मांगा जा रहा है तो 56 डिग्री हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक वृत्त में स्थित एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या है। एक वृत्त है, ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक यहाँ पे क्या करना होगा, सर्कल ड्रॉ कर लेना होगा। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लिया जाए। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक क्या किया गया, यहाँ पे ट्रेपीजियम ड्रॉ किया गया। तो ट्रेपीजियम कुछ इस तरह से क्या होता है, शेप का होता है, उसका कोई दो साइड आपस में क्या हो जाता है, पैरेलल रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेपीजियम है मेरा। हम ये ट्रेपीजियम का नामकरण कर देते हैं ABCD, यानी कि साइक्लिक ट्रेपीजियम हो गया। ये जो दोनों समांतर यानी कि इस साइड है उसका डिफरेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये x है तो ये x + 10 हो जाएगा, तब तो दोनों का डिफरेंस आएगा। और इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो दे दिया गया है आपको, कितना है 8 सेंटीमीटर के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पर भी मिलाएंगे तो ये भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ये तो कंफर्म है राइट एंगल बनेगा यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी ये तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, तो ऐसे केस में ये x + 10 है, तो ये वाला अगर x है तो ये सामने वाला x हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो इधर क्या बचेगा 5 5, तब तो x + 10 आया होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को अलग से क्या करते हैं, जूम करके बना देते हैं। ये कुछ इस तरह से क्या होगा, कट करने पर बचेगा, लेफ्ट पार्ट में भी राइट पार्ट में भी। तो ये मेरा मान लेते हैं A है, ठीक है, और ये क्या था मेरा यहाँ से B था, हम इसका नाम क्या करते हैं E सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ से दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 दिया हुआ था और ये मेरे पास 5 है। जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के लगाएंगे तो यहाँ से AB का जो वैल्यू आ जाएगा, AB का जो वैल्यू वो क्या होगा, कुछ रूट अंडर में क्या होगा 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ये 169 आता है जिसका स्क्वायर रूट 13 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कोई भी मैच कर रहा है नहीं, है ना, तो ये 13 है। लेकिन हमको अच्छा 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि ये 13 नहीं होगा, ये आपको जो भी आएगा रूट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 64 प्लस क्या होगा 25 होगा। हालांकि जब ये दोनों तो आपस में इक्वल होगा तो दोनों का डिफरेंस मांगा जा रहा है, इसको नहीं भी बनाते तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं उसका डिफरेंस क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये भी यही आएगा तो इधर से भी निकालेंगे, CD का भी वैल्यू सेम आएगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, सम चतुर्भुज की लंबाई 10, उसका विकर्ण की लंबाई इतना है, तो यानी कि ये आपको रोम्बस का प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो रोम्बस कुछ ऐसा शेप का होता है, ठीक है, यानी कि इसका चारों साइड आपस में इक्वल होंगे, डायगोनल इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, ये रोम्बस दिया हुआ है तो इसका साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसमें से उसका कोई एक डायगोनल का लेंथ दे दिया है 16। तो हमको पता है जो रोम्बस में डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो ये मान ले मिड पॉइंट हो जाएगा वो। हम इसका नामकरण करना चाहते हैं, A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं और ये D कर लेते हैं। ये 16 है
तो ये 2 पार्ट में बट जाएगा 8 8 में। तो हमको ये वाला पार्ट क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो सेकंड डायगोनल यानी कि x का जब वैल्यू निकालना रहेगा तो हम लोग रूट अंडर, क्योंकि ये 90 होगा, ये 90 है, सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाएगा, तो 10 का स्क्वायर में से हम लोग 8 का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये x का जो वैल्यू यहाँ से फाइनली मिलेगा वो 6 आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, सेकंड डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल का जो लेंथ हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 इंटू 2 होगा, क्योंकि ये हाफ ही पार्ट में 6 आया x का वैल्यू, तो डायगोनल क्या आएगा 6 इंटू 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर का इक्वल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको चारों ऑप्शन दिख रहा होगा। tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो ये tan किसके इक्वल होता है, p/b के इक्वल होता है, यानी कि जो p/b है वो आपको दे दिया है 4/3 के इक्वल दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर h का वैल्यू निकालते हैं तो ऑटोमेटिक है पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा। हमको इसका वैल्यू मांगा जा रहा है, ये किसके इक्वल होगा हमको कैलकुलेट करना है। तो बड़ा ही इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये प्लस में है एक माइनस में है, बट क्या है डिवाइड में है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला वैल्यू यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 4 और सेक क्या होता है h/b का रेशियो, h आपका 5 है और b कितना आया है, देखिए b का वैल्यू 3 है, ठीक है। माइनस लगाएंगे 3 और कोसेक क्या होता है h/ क्या होता है p का रेशियो होता है, तो h आपके पास 5 है और p कितना आया है 4 आया है। सिमिलरली डिवाइड में जाएंगे तो ये 4 cos सेक थीटा है, ये तो सेम टू सेम पुट होगा, खाली बीच में साइन क्या होगा प्लस आ जाएगा, तो ये 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से 5/4 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है, यहाँ से एलसीएम लेके इसका एलसीएम तो आ जाएगा 12, 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 5 80 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, ओके। सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट करेंगे, तो 80 प्लस क्या हो जाएगा, ये 45 केवल प्लस में आ जाएगा, और डिवाइड का साइन में ये मेरा क्या दे देगा 12 देगा, ये 12 तो कैंसिल होना ही है, ठीक है। तो ये ऐसे केस में मेरा क्या होगा 45 सब्ट्रैक्ट होगा 80 में से, तो क्या बचेगा 35 के इक्वल आएगा, ठीक है। और ये यहाँ से सम जो है 125 के इक्वल मिल जाएगा। दोनों का हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे 5 से ये 7 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में दिया हुआ है 8 मीटर ऊंची एक चट्टान से देखने पर एक मीनार, यानी कि इसको फिगर ड्रॉ करना जरूरी है इसमें। तो मेरे पास क्या है, एक 80 मीटर का क्या है एक मीनार है, ये क्या बोलते हैं चट्टान है, ठीक है। इसकी हाइट क्या दिया हुआ है 80 मीटर दे दिया गया, ठीक है। सामने एक मीनार लगा है, ठीक है, मीनार क्या है उसके सामने है, तो ये बेस पोजीशन होगा। तो मीनार ये मेरा यहाँ पे क्या होगा इमेजिनरी क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये वाला। तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन तो हमको यहाँ से ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। और इसका हम परपेंडिकुलर लाइन से अगर क्या करते हैं ऐसे करके ज्वाइन कर देते हैं तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ये अगर यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट केस में 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक है ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये यहाँ से जो इसका बॉटम पोजीशन है उसके लिए क्या है डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो ये भी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसका नामकरण करना चाहते हैं, एक बार नाम ले लेंगे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या करते हैं डी ले लेते हैं। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे एबीसी ट्रायंगल लेंगे, इसका नाम तो हम लेना चाहेंगे ई दे देते हैं, ठीक है। तो एक बार ट्रायंगल एबीसी लेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो एबीसी अगर ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ से कुछ हमको इस तरह से नजर आ जाएगा। इन ट्रायंगल एबीसी अगर बात करते हैं तो एबीसी में क्या हो जाएगा 1045 यूज करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ और बेस में रेशियो है। तो यहाँ पे क्या होगा 80 हो जाएगा ये ए बी, क्योंकि हम 45 डिग्री का एंगल लेके जा रहे हैं। सामने वाला ए बी परपेंडिकुलर लेंथ और ये बी सी जो है वो क्या कहलाएगा बेस कहलाएगा। बी सी का वैल्यू आता पता नहीं है, बट हम इसको 1045 का वैल्यू यूज करते हैं तो क्या होता है 1 होता है। तो ये 80 अपॉन क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं। तो बी सी का भी वैल्यू क्या होता है वो 80 मीटर के इक्वल आ गए, ओके। बट हमको क्या चाहिए था यहाँ से हाइट ऑफ क्या है मीनार चाहिए। तो मीनार की हाइट ये वाला निकालना है सीडी का वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग बी निकाल लेते हैं तो वही सीडी कहलाएगा। तो हम लोग ये ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे ए ई डी ले लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा ट्रायंगल यूज करते हैं जी इन ट्रायंगल ए ई डी। तो ए ई डी ट्रायंगल लेंगे। तो जैसे ये ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या रिलेशन दिख जाता है 1030 दिख जाता है, ठीक है। और 1030 दिख जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा ये ए ई का वैल्यू क्या हो जाएगा हम नहीं मालूम, हमको मालूम है तो एक्स सपोज कर लेते हैं। और जो डी का वैल्यू होगा और बी सी आपस में इक्वल होगा तो ये भी 80 हो जाएगा, ठीक है। और 1030 का वैल्यू आपको पता है भली भांति जो है √3 के इक्वल 1/√3 के इक्वल होता है, तो x/80 आ गया, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से वैल्यू निकालना चाहते हैं x का वैल्यू तो आ जाएगा क्या चीज 80/√3 के
इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिला, ये वाला पार्ट ए ही मिला हुआ है 80/√3, तो हमको चाहिए बी, और बी ही क्या है, सी डी के इक्वल है। तो हम यहाँ इसको आगे बनाना चाहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बी जो है था मेरा फिगर में, वो क्या था, सी डी के इक्वल था, बी और सी डी आपस में इक्वल था। तो ये हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 80/√3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको यहाँ से क्या होगा, मिल जाता है वैल्यू। अगर हम यहाँ से कॉमन लेना चाहेंगे तो अच्छा बात है, ले भी सकते हैं, लेकिन हमको कॉमन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन दिख रहा है हमको क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सेम टू सेम दिख रहा है। ओके, तो पहला ऑप्शन मेरा क्या होगा, करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में चारों ऑप्शन आपको दे दिया गया है। रोम्बस है, उसका क्या है, एक वर्ग है, उसका विकर्ण दिया है। तो वर्ग का हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, यहाँ डायगोनल क्या दिया है, 16√3 दिया था। ठीक है, 16√2 का स्क्वायर है ना, ये 16√2 का स्क्वायर है, ये 16√2 का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 16 का स्क्वायर है, यानी कि 16 × 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर का जो ओरिजिनल एरिया आना चाहिए वो 266 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। बट उसका क्या किया जाता है, एक बीच में एक विषम कोण समचतुर्भुज को काट कर निकाला जाता है, और उसका डायगोनल दिया है, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा आपको निकालना है। यानी कि कुछ फिगर इस तरह से बन जाता है मेरा, ऐसे करके मान लीजिए ये स्क्वायर है। ओके, यहाँ से बीचों बीच क्या किया जाता है, एक समचतुर्भुज काट के निकाला गया है, यानी कि कुछ इस तरह से एक मेरे यहाँ से क्या है, रोम्बस कट करके निकाला गया है। तो ये रिमेनिंग पार्ट के हमको एरिया निकालनी है। ठीक है, ये वाला पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट का एरिया, ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया में से अगर ये रोम्बस के एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। तो रोम्बस के एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, तो रोम्बस के एरिया क्या होगा, हाफ इंटू D1 × D2 है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, और डायगोनल तो इसका दिया ही है, 5√2 दिया हुआ है, और यहाँ से क्या है, 6√2 दिया है। √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 6 जा 30 आ जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, रोम्बस की एरिया आएगी। √2 × √2 2 हो गया, 2 यहाँ पर था, कैंसिल हुआ, 5 6 जा 30 ना आया, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो मेरा जो डिफरेंस निकल रहा है रिमेनिंग पार्ट का, वो क्या रहा है, रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया यहाँ से हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल, तो रिमेनिंग पार्ट जो आएगा वो क्या होगा, 256 है, पहले से ओरिजिनल एरिया था स्क्वायर का, उसमें से 30 है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपको यहाँ से क्या होगा, 226 के इक्वल आ जाएगा। ओके, 226 के इक्वल आ जाएगा, यही मेरा क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का एरिया होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 35 सेंटीमीटर त्रिज्या के गाड़ी का पहिया 1 सेकंड में 2 चक्कर। तो इसका मतलब पहिया का बात आ गया, तो इसका मतलब हमको उसका सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। तो उसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो 1 राउंड में उतना डिस्टेंस कवर करता होगा। तो यहाँ से 2πr हो गया, और ये 2π की जगह हम लोग 22/7 यूज करेंगे, और r का वैल्यू क्या दिया है, 35 सेंटीमीटर दिया। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम्स है, तो ये 220 के इक्वल आ गया, यानी कि 220 सेंटीमीटर 1 रिवोल्यूशन में। तो यहाँ पे इसको कितना रिवोल्यूशन तय करना है, 2 रिवोल्यूशन, तो 2 × 220 हो जाएगा। तो ये आपको प्रोडक्ट आएगा 440 सेंटीमीटर, यानी कि 2 रिवोल्यूशन में क्या कर रहा है, 440 सेंटीमीटर तय कर रहा है, और वो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस तय कर रहा है। तो इसका मतलब उसका जो स्पीड आया है, यहाँ पे स्पीड क्या चीज में निकालना है, km/h में चाहिए। तो स्पीड जो आएगा वो डिस्टेंस बाय टाइम होगा, तो डिस्टेंस क्या है, 440 सेंटीमीटर है। ठीक है, 440 सेंटीमीटर, बट हम इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। मीटर में चेंज करेंगे तो 4.40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4.40 मीटर है ये, है ना, और यहाँ पे टाइम कितना था, 1 सेकेंड था। तो ये आपको यहाँ से मिला हुआ है 4.4 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्या चीज में आएगा, ये मीटर पर सेकेंड में। अगर यहाँ मीटर पर सेकेंड में बोला जाता तो मेरा आंसर आ जाता, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, km/h में लाना था। ऐसे केस में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे। तो 4.40 है, अब मीटर पर सेकेंड को km/h में लाने का तरीका क्या है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके,
तो ये 5 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 5 से कितना टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, देखिए 5, ये तो सबसे पहले पॉइंट आएगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा 15.84 आ जाएगा, है ना, 15.84 किलोमीटर पर आवर के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर ये आपका 17 कंप्लीट हुआ। 18 देखते हैं हम लोग। 18 का चारों ऑप्शन दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अलग हट के क्वेश्चन है। इसका फिगर थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए ऐसा करके कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है। तरन ताल है यानी कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। तो स्विमिंग पूल में ऊपर से जो पानी का लेयर है वो एक जैसा है, बट क्या है ग्राउंड में धीरे धीरे क्या करता है ये लेयर बढ़ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या किया, ऐसे करके गहराई धीरे धीरे आगे की ओर जाएंगे, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये स्विमिंग पूल में कितना यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए पूछा जा रहा है उस डेप्थ व्हाट इज द कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वो भी मीटर में क्यूब में कैलकुलेट करना है। तो हमको इसका क्या करना है, इसका वॉल्यूम बताना है कि इसमें कितना वाटर है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ तक ये वाला एक जैसा हाइट कराता है तो ये मेरा एक क्या कहलाता है यहाँ पे क्यूबाइड कहलाता है, जिसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर या कैपेसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए यहाँ पे क्या करें, एक पार्ट देखिए ये तो हाइट कितना दिया है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो ऊंचाई कितना है, 1 ही मीटर ले सकते हैं अभी एक केस में। और लेंथ और ब्रेथ उसका दिया गया है, क्या लेंथ और ब्रेथ है, देखिए तो लेंथ ब्रेथ 14 और 8 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से उसका एरिया, ये वाला पार्ट का हम लोग एरिया निकालना चाहते हैं, एरिया नहीं वॉल्यूम कैपेसिटी, इसमें यहाँ पर कितना वाटर मौजूद है। तो 14 × 8 हो जाएगा। और यहाँ पे वाटर का डेप्थ मात्र क्या है 1 मीटर है, लेकिन जैसे जैसे आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा वाटर की गहराई बढ़ते जाएगा। तो ये वाला पार्ट अभी कितना है 4 मीटर गहरा है अभी यहाँ पे। टोटल तो 5 मीटर होगा, लेकिन ये 4 मीटर की डेप्थ हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो लेंथ ब्रेथ यहाँ पर भी सेम रहेगा इसका, ठीक है। बट हाइट क्या करेंगे 4 मीटर लेंगे, लेकिन ये क्या करेगा 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर हम इसको डॉटेड करके मिला देते हैं तो ये 2 पार्ट में था, हमको यहाँ पर इधर वाटर तो नहीं है, ये स्लोपिंग था। तो ऐसे केस में इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हाफ पार्ट का ही एरिया चाहिए हमको। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो जब हम लोग इसको ऐड करते हैं 14 8 जा क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 14 × क्या हो जाएगा 16, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो ये 112, ठीक है, प्लस 16 4 जा 64 आ जा रहा है, 6 6 6 या 22 आ गया। हम इसको ऐड करते हैं तो 336 मीटर क्यूब के इक्वल आ जा रहा है। तो ये तरनताल की टोटल क्या होगी कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, सबसे अलग दिया है, जैसे सबसे अलग क्वेश्चन ये दिया हुआ था इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। 54 सेंटीमीटर के एक तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, यानी कि उसका क्या दे दिया यहाँ पे पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है 3 × साइड, यानी कि इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हम लोग साइड निकालना चाहते हैं तो पेरीमीटर को क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 18 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा उसका साइड। अब हमको इसका क्या करना है एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, √3/4 × साइड स्क्वायर होता है। साइड के जगह में हम लोग क्या है 18 × 18 रख लेंगे। तो 18 × 18 रख लिए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ, ये 9 टाइम्स में कैंसिल हुआ, और ये फिर भी 9 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो यानी कि फाइनली क्या होगा 9 9 जा 81 √3, ये मेरा यहाँ से क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट मैच कर गया हमको। ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन सेट का। क्वेश्चन नंबर 20, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काला या गुलाम होने की क्या संभावना है। देखिए ताश के पत्ता में टोटल जो पैक है उसमें टोटल कितना होगा 52 होगा, ये तो पता है आपको, टोटल जो है 52 होता है, ठीक है। उसमें से जो ब्लैक वाला है वो आपको क्या है ब्लैक का पूछा जा रहा है, तो ब्लैक जो कार्ड होते हैं वो टोटल क्या होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। हमको खाली ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है 26/52 होता है, लेकिन इसमें क्या है जोड़ दिया गया क्या जैक आने की प्रोबेबिलिटी। तो जैक तो इसमें 2 शामिल है ब्लैक में, लेकिन 2 रेड वाला में भी जैक जो 2 होता है, रेड जैक भी क्या होता है 2 होता है। तो इसका मतलब ये रेड जैक टोटल हो गया, तो फेवर में आपका 26 और 2 कितना हो गया 28 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक, और यहाँ पे और का यूज किया प्लस हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और
जैक है ना, जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपका फेवर में टोटल कितना 26 + 2 यानी कि 28 लेना पड़ेगा, और टोटल आउटकम्स तो 52 तो कांस्टेंट है। इसको कैंसिल करते हैं तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो ये 7 हो जाएगा, और ये 4 से कैंसिल करेंगे 13 हो जाएगा, यानी कि 7/13 इज द फाइनल आंसर। ओके, ये हम आपको सेट नंबर 3 भी कंप्लीट बताए हैं। अगला वीडियो के लिए आप वेट करिए, आपको अगला वीडियो भी हम देंगे। थैंक यू।